बिहार एपीओ क्वेश्चन पेपर है लॉ से, जो कि 2009 में आया था। ये हिंदी में ही अवेलेबल है मेरे पास, तो बट आई विल ट्राई टू मेक इट ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो, तो डुअल लैंग्वेज में ही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि ये एक किसान है, पर्याप्त भोजन रखने के बावजूद एक भिखारी को कुछ उपलब्ध नहीं कराता, वह भिखारी भूख से मर जाता है, इन्हें अपराध क्या किया है? सो द आंसर इज कोई अपराध नहीं किया। तो वही आंसर होगा कि आपके पास कुछ है और आप सामने वाले को कुछ ना दो और उसकी वजह से वो डेथ हो जाए, तो सिंपली आपकी लीगल ड्यूटी नहीं थी वहाँ पे परफॉर्म करने की, तो इस वजह से आपके ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं क्रिएट होगा आपके खिलाफ। सेकेंड इज एक पुलिस ऑफिसर बी को यातना देता है, मतलब परेशान करता है, ताकि बी उत्प्रेरित होकर जुर्म कबूल कर ले, कि गुस्से में वो मान जाए। ए ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अधीन अपराध किया है? कौन सा ऑफेंस हुआ है? तो सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी हैज बीन कमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी को आप ज़बरदस्ती पुलिस थाने में या कहीं भी जाके उसको ज़बरदस्ती बोला कि तुम ये जुर्म कबूलो, तुम एक्सेप्ट करो कि तुम ये क्राइम कमिट किया है, तो वहाँ पे पुलिस वाला 330 कॉज कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है अपराध जो कि केवल जुर्माने से दंडनीय है, यानी सिर्फ फाइन और फिर जुर्माना न देने पर कारावास हो सकेगा, कौन सा कारावास होगा? तो जनरली ये साधारण ही होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। नाउ 4 पूर्व सिद्ध दोष सिद्ध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन वर्धित दंड है। सो 75 दैट इज ए प्रीवियस कन्विक्शन, तो प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड है 75। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय दंड संहिता के अधीन व्याहरण कितने प्रकार का होता है? सो द आंसर इज 2। 6 ए यह विश्वास करने के आशय से कि जेड ने बी की घड़ी चुराई है, जेड का एक चित्र खींचता है जिसमें वह बी की घड़ी लेकर भाग रहा है, यहाँ ए ने क्या अपराध घटित किया है? तो ये हो जाएगा मानहानि का। 7 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाने या ले जाने या निरुद्ध रखने के दंड में आपको क्या होगा? 2 वर्ष की सजा होगी या आपको फाइन देना पड़ेगा। 8 किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो आंसर है मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसी में किया गया था। 9 महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस जो रिलेटेड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? सो द आंसर इज आपका एक तो कॉमन सामान्य आशय से हो जाता है और दूसरा हो जाता ये सामान्य आशय से। तो एक सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंस का जो डिफरेंस है वही ये केस है ना। 10 है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य क्या होता है? ये अपराध नहीं है यदि वह इतना तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति शिकायत ना करे। तो ये सेक्शन 95 आईपीसी के बारे में है कि जहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर कोई कंप्लेन नहीं करता तो उसके लिए फिर कोई ऑफेंस भी नहीं बनता। 11 है ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, बी वैसा करने से इनकार कर देता है। ए ने अवेट किया बी को सी का मर्डर करने के लिए, बी नहीं करता है बट ए तो लायबल होगा, तो ए लायबल होगा हत्या करने के लिए बी को दुष्प्रेरित करने का। 12 आ जाइए प्रकृति विरुद्ध अपराध संभव नहीं है, जो कि जीव जंतु द्वारा, ठीक, यानी आप एनिमल के साथ करेंगे कोई ऑफेंस करेंगे तो भी आप आ जाएंगे, पुरुष के साथ करेंगे तो भी आ जाएंगे, स्त्री के साथ आ जाएगा तो भी आईपीसी कवर कर लेगा। आईपीसी कोई जीव जंतु द्वारा कोई अटैक किया जाता है या कोई ऑफेंस होता है तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ए एक भूधारक या जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई, एक लैंड ओनर है, उसको पता कि उसकी ज़मीन के अंदर उसकी ज़मीन के एरिया में एक मर्डर कॉज हुआ है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट की वजह से ये डेथ कॉज हुई है। ए ने क्या ऑफेंस किया है? ये है सेक्शन 177 आईपीसी।
जहाँ पे आपकी ड्यूटी थी बताने की और आपने नहीं बताया और मिसलीड भी किया। 14 आ जाइए, हत्या के लिए दंड क्या होगा, तो हत्या के लिए दंड मृत्यु या जीवन कारावास होगा। 15 है सदोष अवरोध के लिए क्या दंड होगा, तो केवल सादा कारावास। सदोष अवरोध होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। 16 में आ जाइए, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए तथा सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। पहला, अपकृत्य तथा अपराध यानी टॉर्ट एंड क्राइम ना तो बिल्कुल भिन्न है, ना तो डिफरेंट है और ना ही बिल्कुल सेम है। सेकंड, हत्या पूर्णतः अपराध है, दैट इज मर्डर इज प्योरली ऑफेंस। बिना आशय के अत्याचार केवल अपकृत्य ही है, तो मतलब बिना इंटेंशन के आपने कुछ किया तो वो टॉर्ट होगा। सो द आंसर इज सभी ऑल सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। 17 में जाइए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय शब्द को परिभाषित करती है। इसके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा तत्व इसका आवश्यक तत्व नहीं है, तो द आंसर इज डी, सभी को समान लाभ प्राप्त होना चाहिए। 18, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित तथा स्वीकारित करने हेतु प्रावधान किस साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट। 19, निम्न में से किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, सी, जो विवादक तथ्य हैं, जो रिलेवेंट है, जो सुसंगत तथ्य हैं, जो फैक्ट इन इशू हैं। 20, वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि यदि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि या तो वे उसी समय घटित हुए हों या वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों। मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कैसे रिलेट हो सकता है, या तो उसी टाइम और बिल्कुल डायरेक्टली कैसे रिलेट हो सकता है, या तो उसी टाइम हैपन हुआ हो या तो हो सकता है कि बाद में कहीं हैपन हुआ हो तो भी रिलेट हो सकता है। 21, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, तो ए ऑप्शन न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर नहीं लगता, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर नहीं लगता। दो आंसर इज ए और बी। साक्ष्य अधिनियम क्या है, ये है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रिया संबंधी विधि। स्वीकृति एक कथन है, तो स्वीकृति एक कैसा कथन है, ये मौखिक भी कथन हो सकता है, दस्तावेजी भी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अंतर्विष्ट, तो ये सब हो सकता है। आ जाइए 24, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है, यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है, यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है एक तथ्य है। तो गलत इसमें क्या हो जाएगा, सी, कि मतलब एक आदमी की कोई एक रेपुटेशन है और आप इसे फैक्ट ही नहीं मान रहे हो, तो ये गलत है। 25 में आ जाइए, कैरेक्टर चरित्र शब्द, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आपकी सेक्शन 55 में दिया गया है, ये किसके के अंतर्गत आता है, मतलब क्या अंतर्गत आता है इसमें, डी आता है साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव। 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू होती है, ये कहाँ पे लागू होती है, ये दंडिक विचारणों पर होती है क्योंकि ये तो एक्सेप्शन से रिलेटेड है। 26, अब आ जाइए 27, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती, तो ये होगा 159। नाउ 28, ए ने बी के विरुद्ध भूमि की डिक्री अभिप्राप्त की है, बी का पुत्र सी है, परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है, उस निर्णय का अस्तित्व सुसंगत है अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते। ठीक। नाउ 29, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये होता है जो तथ्यों को सकारात्मक दावा करता है, आंसर इज बी। ना विबंध का सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है, यह है धारा 115 के अंतर्गत। 31, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन निम्न में से कौन सा सक्षम साक्षी नहीं है, तो सी होगा इसका आंसर, पागल, जो कि अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने में व उनके युक्त संगत उत्तर देने से निवारित हो। मतलब एक बच्चा तो हो सकता है, आपका अभियुक्त भी हो सकता है जो कि 315 में भी बन जाता है, और ऐसा कोई बंदा जो कि क्वेश्चन नहीं समझ सकता और आंसर नहीं दे सकता है रीजनेबल, वो नहीं बनेगा। 32, एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जोड़ा गया है, तो ये होगा आंसर 113 ए।
अबेटमेंट के लिए हो जाता है 113E और डाउरी डेथ के लिए हो जाता है 113B। नाउ 33 क्वेश्चन नंबर, दंडिक कार्रवाइयों में संस्वीकृति विसंगत है तो जब यह उत्प्रेरणा द्वारा कराई गई हो, जब यह धमकी या वचन द्वारा कराई गई हो। मतलब आपने संस्वीकृत किया है तो आप किसी भी, ये तो आपको अबेटमेंट करके कराया हो या आपको धमकी से कराया गया हो तो ये बिल्कुल नहीं मान्य होगी। ये एडमिशन इन कन्फेशन के बारे में बात हो रही है। 34 स्वीकृतियाँ हैं, क्या है ये विबंध है। मतलब आपने एक बार बोल दिया तो आपको उस पर रहना पड़ेगा। एडमिशन इज ए कंक्लूसिव प्रूफ, सॉरी कंक्लूसिव, ये नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एक्ट एज ए स्टॉपेल, ये प्रोविजन में भी लिखा हुआ है। सो इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द 115। 35 में आ जाइए, सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है, तो वो सेक्शन 154। ना 36 है कि जो लीडिंग क्वेश्चन होता है यानी सूचक प्रश्न कहाँ पूछा जाता है, प्रति परीक्षा में, क्रॉस एग्जामिनेशन में। 37 जीवन की उपधारणा किससे संबंधित है, ये 107 में उपबंधित है। 38 अन्य व्यक्ति की राय, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों को साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है। सो द आंसर इज 494, 495, 497, 498। ये सारे के सारे ऑफेंस मैरिज से रिलेटेड है। 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती। किसमें, भारतीय विधि पे आप नहीं लीजिएगा, फॉरेन लॉ पे आप ले सकते हैं। 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उपधारणा है, तो 114 में क्या बनेगा, यह है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। 41 मौखिक साक्ष्य होने चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष, उपर्युक्त सभी। तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष होना चाहिए। 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता से संबंधित है, यानी एडमिसिबिलिटी, तो दैट इज सेक्शन 65 धारा 65B। 43 सीआरपीसी 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जा सकता है, तो ये है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 44 सीआरपीसी 1973 के अधीन अन्वेषण की नियम निम्न में से किसे कहा जाता है, तो ये है एफआईआर, दैट इज प्रथम सूचना रिपोर्ट। 45 आ जाइए, सीआरपीसी 1973 के अधीन जारी किया गया सम्मन होना चाहिए। ये हो जाता है लिखित रूप में, 2 प्रतियों में, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रा लगी हुई हो। ये सारी रिक्वायरमेंट है जब आप किसी को सम्मन जारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 निम्न में से कौन सा गलत है, गलत हमको फाइंड आउट करना है। तो मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कर सकता है। एक प्राइवेट व्यक्ति एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। मतलब तीनों पॉसिबल है। ये आपको 41, 42, 43, 44 इन सब में मिल जाएगा। नाउ 47 आ जाइए, आहत को दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। सो द आंसर इज सेक्शन 2WA, यह है विक्टिम। नाउ 48 अभिभावक चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, यह किन मामलों में लागू होता है, तो आंसर इज डी, जब एक व्यक्ति के विरुद्ध सदोष अवरोध का अपराध हो। 49 सीआरपीसी 1973 कब से चालू हुई, 1 अप्रैल 1974 से 1974। 50 सीआरपीसी के अधीन परिवाद होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या तो आप रिटन दे दो या तो आप ओरल दे दो, दोनों पॉसिबल है। नौ सीआरपीसी की कौन सा सेक्शन है जो कि न्यायाधीश यानी जज और लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के अभियोजन से संबंधित है, तो ये होगा सेक्शन 197। 52 सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अकॉर्डिंग जमानत देने का क्षेत्राधिकार नहीं है, कौन जमानत नहीं दे पाएगा, तो ये होगा मजिस्ट्रेट नहीं दे पाएगा। 438 क्या है, एंटीसिपेटरी बेल, तो इसमें सेशन न्यायालय दे देगा, उच्च न्यायालय देगा। ना 53 में आ जाइए, दंड सीआरपीसी के अधीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, सो द आंसर इज 10,000। 54 में आ जाइए, सीआरपीसी का सेक्शन 190 है, जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है
तो ए ऑप्शन इसमें देखो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान करती है उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर। स्वयं अपनी जानकारी से। डी, उपर्युक्त सभी। मतलब 190 में आप कॉग्निजेंस कैसे कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए दिया गया, तो सारे मेथड हैं। 55, सीआरपीसी के कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय प्रतिकार देने का आदेश दे सकता है? प्रतिकार इज अ कंपनसेशन, सो इट्स 357। नाउ सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पुलिस अधिकारी अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है, ये नहीं है। बी है इसका आंसर, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। सेक्शन 103 सीआरपीसी कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर दे सकता है तलाशी लेने के लिए। 57, सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? कॉन्ट्रैक्चुअल संविदाकारी होता है, ये है 105A। 105A इसमें संविदाकारी राज्य ना। 58 है, निम्न में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है? तो ये आंसर होगा एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास 164 की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो मेट्रोपॉलिटन हो ना। सीआरपीसी का सेक्शन 206 के अकॉर्डिंग जो छोटे अपराध होते हैं उनसे तात्पर्य क्या होता है? उनसे ये होता है कि ऐसा अपराध जो केवल 1000 रुपये से अनाधिक जुर्माने से दंडनीय है, मतलब 1000 से ज़्यादा जुर्माना ना हो। 60, सीआरपीसी की सेक्शन 219 के अंतर्गत एक ही किस्म के अपराध से तात्पर्य है क्या है कि जब वे सी ऑप्शन कि जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। तो मतलब जो लॉ अप्लीकेबल है उसकी किसी एक समान धारा के अंतर्गत ही वो पनिशेबल होते हैं। 61, न्यायालय विलंब को माफ़ कर सकता है, तो जो आपका सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट है वही जैसा है, जैसे 473। 62, जमानती अपराध से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा इसका ऑप्शन होगा सी, यानी ई और बी दोनों। तो ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में दे दिया गया है कि आपका ये अवेलेबल है। और सेकंड है कि ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बताया गया हो, यानी किसी स्पेशल लॉ में बता दिया गया है कि ये अवेलेबल ऑफेंस है। 63, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो एक वारंट के निष्पादन से बच रहा है, वारंट की एग्जीक्यूशन से, उसे फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकेगी? द आंसर इज 82। 64 है, अपराध का अन्वेषण किया जाता है, ऑफेंस का आप इन्वेस्टिगेशन करिएगा तो कौन करेगा? ये होता है पुलिस अधिकारी द्वारा। 65, सीआरपीसी 167 के अकॉर्डिंग एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी अवधि तक के रिमांड का आदेश दे सकता है? वो होगा आपका 7 दिन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 दिन देता है ना। आईपीसी 498A के अंदर दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया जा सकेगा? तो द आंसर इस पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकते हैं, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवार पर, और सी है अपराध से व्यथित व्यक्ति के पिता माता भाई या बहन के परिवार पर। तो सिंपल ये है कि जब ये सब कंप्लेन करेंगे तो एक 498A में तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। 67, सीआरपीसी 1973 की कौन सी सेक्शन अभियोजन वापस लेने का प्रावधान करती है? तो द आंसर इज 321। 68 में आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवार पर। बी, सी, अपराध से व्यथित व्यक्ति के पिता माता भाई या बहन के परिवार पर। उपर्युक्त सभी। ये कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, वी विल लेफ्ट इट, हम इसको छोड़ते हैं।
69 आ जाइए। बट एक चीज़ ये देख लीजिए कि प्रियम्बल से क्वेश्चन है, तो ये ए ऑप्शन तो इसका सही होगा, क्योंकि प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है, ये तो हो सकता है। 69 में आ जाइए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो अभी निर्णित किया गया था कि हमारे संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को उल्लेखित करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आइडियल्स हैं, वो सब प्रियम्बल हमारा बताती है। ये किसने कहा गया था, इस बात के न्यायाधिपति कौन थे, तो ये थे जस्टिस सुब्बा राव थे। 70 भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। 71 ये कथन है 3 पे देखना है कि अलिखित संविधान है, दूसरा लिखित संविधान है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो इसका आंसर 2 और 3 सही होगा, क्योंकि मुख्यतः ये 1935 पे ही आधारित है और हमारे यहाँ के लिखित संविधान है। 72 है, प्रदीप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में यह अभिनिर्णित मतलब होता है डिसाइड किया गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यहाँ केवल एक देश का अधिवास है, मतलब ये कुल मिला के सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप आपको सिंगल मिलेगी इसमें। नाउ 73 राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है स्टेट के डेफिनेशन में, तो द आंसर इज संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन का संस्थान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री ये इंस्टीट्यूशन है, ये स्टेट नहीं होगा। बाकी आपका इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट ये आएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, प्रथमा बैंक, ये सब स्टेट आएंगे। 74 निम्नलिखित में किस बात में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 पारस्परिक रूप से अलग नहीं है और सभी का संयुक्त उद्देश्य औचित्य और युक्त है, तो ये तो आपका आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 75 कई वादों में यह कहा गया, कई सारे केस हैं जैसे देवदासन बनाम भारत संघ, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लाइक कि आर्टिकल 16 जो है को अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए, 45-332, 46-335, 15-332 और 46-332। तो आंसर इसका होगा आर्टिकल 46 और होगा 335। तो 16 को आप इन 3 आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे, 46 और 335 के साथ पढ़ेंगे। 76 निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्या सही नहीं मिल रहा है। पहला, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। बी, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, सिख द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार सम्मिलित है, ये भी आ जाएगा ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है, ये नहीं आएगा, क्योंकि आपको पर्सनल लिबर्टी दे दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लीजिए। 77 डी भी इसका देख लेते हैं। 76 का समता का अधिकार, नैसर्गिक न्याय का अधिकार सम्मिलित है, ये भी सही है, तो रॉन्ग ऑप्शन होगा सी। 77 स्टेटमेंट ए है, CB मुथम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सेवा नियम के उस उपबंध को शून्य घोषित कर दिया जिसमें यह अपेक्षा थी कि महिला कर्मचारी को विवाह करने से पूर्व सरकार के लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी, और रीजन, ऐसा उपबंध स्त्रियों के साथ विभेदकारी है और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, अतएव असंवैधानिक है। तो CB मुथम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि ऐसी किसी भी गवर्नमेंट महिला को जो कि गवर्नमेंट जॉब पे है और उसको शादी करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कंटेंशन क्लेम हुआ था कोर्ट में, और अंडर सेक्शन 16 आर्टिकल 16 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 78 निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है, तो 18 इज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइटल, तो आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हो। 79 आर्टिकल 21 के अंडर में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द से अभिप्रेत है, तो आंसर होगा इसका सी, सम्यक विधि प्रक्रिया के समान ही। अब 80 में आ जाइए, निम्नलिखित याचिकाओं लेखों में से किसे केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। 80
सो द आंसर इज उत्प्रेषण, यानी ये रिट का क्वेश्चन है। 81 में आ जाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है, मानव का दुर्व्यापार करता है, भीख मांगना ये भी प्रोहिबिटेड है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी कारखाने खान आदि में नियोजन ये भी करता है। 82 किसके द्वारा गंगा जल प्रदूषण से संबंधित MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिकारातीत सक्रियता कहा गया है? तो ये है DC बस ने कहा था। 83 निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ के लिए राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आ जाएगा आपका CSI ये NCERT आ जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 84 में आ जाइए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 16 में आरक्षित बकाया रिक्तियों की पूर्ति का प्रावधान जोड़ा गया था? बैकलॉग वाली चीजें थी, तो ये जोड़ा गया था 81st अमेंडमेंट में। 85 में आ जाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये संविधान की आत्मा है तथा ये संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह किसने बोला था? यह ऑस्टिन ने बोला था। 86 बोला कि 86 जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें कौन सा नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी? तो ये है बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 87 आ जाइए। वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितना है? वो 5 वर्ष तक का है। 88 में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन DC वाधवा बनाम बिहार राज्य के बाद से के निर्णय के संबंधित में सही है? सो पहला है कि राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का हकदार है। अध्यादेश का आभासी को अनुक्रमिक अध्यादेश जारी करने के लिए सशक्त करता है। C अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति पुनर्प्रख्यान असंवैधानिक है। D राज्यपाल की पूर्ति अध्यादेश को पुनः जारी करने की शक्ति पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा अध्यादेश का आभासी को अनुक्रमिक अध्यादेश जारी करने के लिए सशक्त करता है। DC वाधवा इसमें 235 के आसपास ऑर्डिनेंस पास हुए थे उस टाइम, 267। नाउ 89 भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंड देश के निलंबन परिहार या लघुकरण करने की शक्ति रखता है। कारण राष्ट्रपति न केवल कार्यपालक शक्तियां अपितु विधायी एवं न्यायिक शक्तियां का भी रखता है। तो सही है, बिल्कुल सही है। 90 आ जाइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? आंसर इज भारत का मुख्य न्यायाधीश। 91 इसमें क्या है मुख्य न्यायाधीश वाले में कि जब प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। अब 91 में आ जाइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसका होगा कि अध्यक्ष का निर्णय एक मत से बाध्य है, ये सही नहीं है। बाकी सही क्या है कि ये 263 में अंडर इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, सभी प्रश्नों का निर्णय एक मत से किया जाता है, परिषद के प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होना आवश्यक है। 92 सदन के विघटन के पश्चात अध्यक्ष क्या होता है? ये अपने पद पर बना रहता है। सदन के विघटन के पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक, जब तक दोबारा लोकसभा चुन के नहीं आ जाती तब तक। 93 संसदीय विशेषाधिकार किसे उपलब्ध नहीं है? तो ऐसे नागरिक को जो सदन में पैम्फलेट वितरित करता है। 94 किस बात में यह डिसाइड किया गया कि मुख्यमंत्री या एक मंत्री सरकार से तनख्वाह लेता है, इस कारण IPC की सेक्शन 21(2) के अधीन लोक सेवक है, यानी पब्लिक सर्वेंट है। तो ये आ जाएगा जयललिता बनाम तमिलनाडु। 95 राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो आंसर इज 14 दिन। 96 राष्ट्रपति विधि के तथ्यों के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार रखता है। रीजन संविधान यह अभी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकर है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है कि ए सही है किंतु आर गलत है। मीन्स कि आप एडवाइस लेने के लिए तो ले सकता है, और जो रीज़न देख रहे हैं कि संविधान यह अभी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकर है, तो वो बाध्यकर नहीं है। 143 में जो एडवाइस मिलती है उसके लिए बाध्यकर नहीं है, बाकी वो ले सकता है एडवाइस। 97
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, यह पंचायती राज्य संस्थानों की शक्तियों और कार्यों से। 98 एक विधेयक जो कार्य निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित है, वह भी धन विधेयक हो सकेगा। सभी विधेयक जो कर से संबंधित है वो धन विधेयक हैं। तो आंसर है ए सही है, आर गलत है। अभी 99 क्वेश्चन में हमको मिलाना है कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था। 42, 52, 62, 21 एंड 100 में आ जाइए। तो 100 में ये 240, इसमें आपको सेक्शन मिलाना है। इसमें भी अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट होते किस सेक्शन में हुआ था।